स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर पदार्थ का अणुगति सिद्धांत मीन्स काइनेटिक थ्योरम ऑफ मैटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट 2 वीडियो में। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 में हम सभी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में इस चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसकी परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप T के समानुपाती होती है, अर्थात किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। तो लिखा हुआ केवल दाब पर, केवल आयतन पर, केवल ताप पर, दाब और ताप दोनों पर। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केवल ताप पर निर्भर करती है। कैसे होती है? परम ताप के समानुपाती होती है, तो केवल ताप पर निर्भर करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से अधिकतर आते हैं परिभाषा से संबंधित। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉयल के नियम में नियत रहता है। बॉयल के नियम में नियत रहता है। बॉयल के नियम में स्थिर ताप पर निकालते हैं। स्थिर ताप पर P1 इज इक्वल टू क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है, बॉयल का नियम क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती होता है V आयतन के। तो यहाँ पर क्या स्थिर होता है? PV आपका स्थिर होता है, यानी P और V का गुणनफल स्थिर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, PV। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, PV। बॉयल के नियम में P और V का गुणनफल सदैव नियत रहता है, यानी PV नियत रहता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका। ठीक है, चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं। कहाँ रखा हुआ है? ट्रक में रखा हुआ है। ठीक है, और जो एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप क्या होगा? सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप क्या होगा? कब? जब ये एक समान चाल से चल रहा है ट्रक, तब की बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नियत रहेगा। ठीक है, जब एक समान चाल से चल रही है तो उपस्थित गैस के अणुओं का ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। गैस के अणुओं के ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, कब? जब एक समान चाल से गतिमान है तब। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले कि किसी क्लास की वीडियो किसी चैप्टर को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड साइंस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे चैप्टर्स को देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपका छूट गया हो। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 4 दे रहा है, एक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सी, एक वायुमंडलीय दाब पर जल क्या है? 100 डिग्री सी पर उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। यदि दाब कम कर दिया जाए तो क्या होगा? पानी उबलेगा। किस ताप पर? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और किस ताप पर उबलेगा? कब? जब 100 डिग्री, एक वायुमंडलीय दाब पर उसका क्या है? वायुमंडलीय दाब क्या है? 1। तो जल का ताप कितना है? 100 डिग्री सी पर उबलता है। यदि दाब कम कर दें तो पानी उबलेगा। किस ताप पर पानी उबलेगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न ताप पर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? निम्न ताप पर। यानी दाब कम कर दें तो वह और पहले उबल जाएगा।
दाब कम कर दें तो क्या होगा, और पहले उबल जाएगा, नहीं निम्न ताप पर ही वह उबलने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी होती है, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठोस के अणुओं के बीच की दूरी आपको पहले ही बताया गया है, जब आप इस चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया गया है कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर होती है ठोस के अणुओं के बीच की दूरी, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये दे रहा है, 1 ग्राम अणु क्या है, 1 ग्राम अणु 1 मोल यानी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा, क्या कह रहा है, माध्य गतिज ऊर्जा सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर ज्ञात कीजिए, कितनी होगी ज्ञात करके बताना होगा, किसका, 1 ग्राम अणु का। तो 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल कह रहा है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मोल, n बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मोल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सामान्य ताप पर कह रहा है। तो सामान्य ताप क्या होता है, T बराबर कैपिटल T हो जाता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, 273 केल्विन, 273 केल्विन, 0 डिग्री C यानी 273 केल्विन हो गया। तो माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर शुद्ध क्या सूत्र क्या होता है, माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर सूत्र होता है E बराबर 3/2 nRT। ठीक है, E बराबर 3/2 nRT। तो वैल्यूज लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 3/2 के स्थान पर 3/2, n 1 मोल का है। ठीक है, R का मान सभी लोग जानते हैं, याद होगा आपको, 8.3 को होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और T अभी आपने निकाला है 273। ठीक है, इसको गुणा कर दें और भाग करें, तो गुणा करके भाग करने पर आंसर क्या जाएगा, 3.40 गुणे 10⁻³ जूल, कितना आ गया, आंसर आपका आया 3.40 गुणे 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका आ गया माध्य गतिज ऊर्जा। तो आपसे ही पूछा था माध्य गतिज ऊर्जा, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी आप देख रहे हैं राइट आंसर है, 3.40 गुणे 10⁻³ जूल। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी गैस के ताप को 77 डिग्री C से बढ़ाकर 227 डिग्री C कर दिया जाए, यानी T1 आपका क्या 77 डिग्री C और T2 आपका 227 डिग्री C करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात E1 और E2 का अनुपात आपसे पूछ रहा है, और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको पता होगा, E1/E2 = T1/T2। ठीक है, क्या होता है, E1/E2 = T1/T2, मतलब केल्विन ताप में हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो E1 E2 का रेशियो निकालना है, तो E1 E2 का रेशियो निकालने के लिए T1 T2 की वैल्यू लिख दें। तो T1 आपका यहाँ 77 डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसमें यदि हम 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन ताप हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 227 डिग्री सेल्सियस में इसमें 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन ताप हो गया दोनों। ठीक है, दोनों को ताप आप जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, 77 + 273 आपका हो जाएगा 350। ठीक है, और 227 + 273 हो जाएगा 500, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 35/50 बचा, जिसको हम 5 से भाग देंगे तो 7/10 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 7/10।
ठीक है। तो E1/E2 आपका आ गया 7/10, यानी अनुपात इनका आ गया E1 संबंधी E2 बराबर 7 संबंधी 10। ठीक है, 7 संबंधी 10 आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 संबंधी 10 ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 आपका दे रहा है, एक गुब्बारे का आयतन 35 डिग्री सी पर 3.08 लीटर है। कितना है? 35 डिग्री सी पर 3.08 लीटर है। और यदि गुब्बारे को 5 डिग्री सी तक ठंडा कर दिया जाए, यानी T2 कितना हो गया? 5 डिग्री सी तक ठंडा कर दिया जाए तो आयतन कितना हो जाएगा? इस समय आयतन कितना हो जाएगा? V2 आपसे पूछ रहा है। और क्या कह रहा है? दाब स्थिर मानिए। क्या कह रहा है? दाब को स्थिर मानिए। स्थिर दाब पर कौन सा गैस का नियम लगता है? चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। चार्ल्स का नियम क्या है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, यानी प्रारंभिक आयतन और ताप का अनुपात स्थिर होता है, नियत होता है। ठीक है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो फार्मूला क्या हो गया आपका? V2 हमको निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। क्या होगा? T2/T1 मल्टीप्लाई V1। T2/T1 मल्टीप्लाई V1। तो T2 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो T2 का मान पहले कितना दिया हुआ है? पहला ताप आपका दिया है 35 डिग्री सी और दूसरा ताप 5 डिग्री सी। तो 5 और 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 278। तो 278 हो गया। ठीक इसी तरीके से आपका दिया हुआ है 35 डिग्री सी, 35 में आप जोड़ेंगे 273, तो 35 में 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 308। ठीक है, गुणे में आयतन 3.08 दिया है, तो दशमलव हटाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा 100 से भाग, दशमलव हट गया। तो 308 से 308 कट गया, बचा 278/100। 278 को 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.78 लीटर। ये आ गया V2, 2.78 लीटर। और हम लोगों से पूछा था V2 कितना है, आयतन कितना हो जाएगा? तो कौन सा आया आंसर? ऑप्शन ए आया है 278, 2.78 लीटर, 2.78 लीटर, 2.78 लीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रहा है, दो समान पात्रों में, क्या है? दो समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा आर्गन गैसें भरी हुई हैं। ठीक है, हीलियम और आर्गन गैस भरी हुई है। और 2.5 और 1 वायुमंडलीय दाब पर, यानी हीलियम गैस पहले दिया हुआ तो क्रमशः का है, तो हीलियम का कितना है? 2.5 है दाब, और आपका आर्गन गैस का 1.0 वायुमंडलीय दाब पर भरी हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर ये भरी हुई हैं। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए, क्या कह रहा है? यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए तो मिश्रण का दाब क्या होगा? तो मिश्रण का दाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम से पूछा हुआ है। तो आपका यहाँ पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाएंगे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है? यदि दो या दो से अधिक गैसों को परस्पर मिला दिया जाए जो आपस में अभिक्रिया न करें तो उनके अलग अलग दाबों का कुल योग संपूर्ण दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका आर्गन और हीलियम है। आर्गन और हीलियम कैसी गैसें? अक्रिय गैसें हैं। तो यहाँ पर आप लिखा तो है नहीं कि अब अभिक्रिया करेंगे नहीं, अभिक्रियाशील है तो अक्रिय गैसें हैं, तो अभिक्रिया तो करेंगे नहीं, अभिक्रियाशील गैसें हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर संपूर्ण दाब P बराबर हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2, अलग अलग दाबों के कुल योग के बराबर होगा। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। P1 बराबर कितना दिया हुआ है? 2.5, लिख लीजिए 2.5।
P2 कितना दिया हुआ है 1.0, ठीक है 1.0, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2.5 प्लस 1.0 कितना हो जाएगा 3.5, कितना हो गया 3.5 वायुमंडलीय दाब, ठीक है एटमॉस्फेरिक दाब हो गया। तो कौन सा आंसर सही है आपका, तो ऑप्शन ए 3.5 वायुमंडलीय दाब, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया 3.5 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु का ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी किसी गैस को गर्म किया जाए, ताप बढ़ाया जाए तो उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए इसी तरीके से अगला एक प्रश्न और देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11वां क्या दे रहा है, 27 डिग्री सी की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। यानी T1 क्या है, 27 डिग्री सी ताप है और उस समय जो गतिज ऊर्जा है वह आधी हो जाएगी, किस ताप पर आधी हो जाएगी यह बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला होता है E1/E2, ठीक है, इज इक्वल टू T1/T2, ये फार्मूला है। तो इसका फार्मूला T1/T2 हो गया। तो अभी हमें T2 निकालना है, T2 निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा, E2/E1 मल्टीप्लाई T1, ठीक है। अब वैल्यू रख दें, E2 क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो E2 अगर E1 2x था और E2 x था तो आधा हो गया। और T1 क्या है, T1 दिया है 27 डिग्री सी, तो 27 प्लस 273 जोड़ देंगे तो 27 प्लस 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 और यहाँ पर आपका बचा 27 प्लस 273 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है 300 केल्विन। तो 300 को 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 150 केल्विन आ गया। तो T2 कितना मिल गया 150 केल्विन। तो कौन सा आंसर सही है 150 के, इसका आंसर होगा 150 के। ध्यान दीजिएगा केल्विन में आपका आंसर आया, सेल्सियस में नहीं आया। तो 150 के आपका आंसर आया है, जो डिग्री सी लगाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 11वें का 150 के। अगर सेल्सियस में आंसर दिया होता तो हम सेल्सियस में चेंज कर देते हैं 273 से घटाकर, लेकिन यहाँ केल्विन में है तो केल्विन में ही आंसर हम लोग का आ गया 150 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार, क्या कह रहा है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट्ट होता है, अणुओं के बीच संघट्ट होता है, ठीक है। कैसा संघट्ट होता है ये आपको बताना है। संघट्ट कैसा होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, अंशतः प्रत्यास्थ होता है या पूर्णतः अप्रत्यास्थ होता है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है, तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। कैसा होता है, अणुगति सिद्धांत में अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। अणुगति सिद्धांत के अणुओं में जब संघट्ट होता है, ये टकराते हैं तो ये कैसे होते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 12वें का आंसर हो गया ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज की क्लास में सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग फिर एक नए वीडियो, नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।